नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस नव वर्ष की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं उज्ज्वल क्लासेस की तरफ से। और मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज का जो डे है आप लोग फुल एंजॉय किए होंगे, कर रहे होंगे। तो वाकई में एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए वो लम्हे हैं जो फिर हमारे लिए आने वाले नहीं है। यानी जो समय निकल जाता है फिर आने वाला नहीं है, लेकिन उसमें ये सबसे यादगार पल है, यादगार दिन है। आप इसको बेहतर बनाए होंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जिस तरह आज आपने ये मान के चला कि आज मेरा इस साल का फर्स्ट डे है और काफी आपने एंजॉय किया इस दिन को, तो ठीक इसी प्रकार आप इस पूरे साल को यादगार बनाने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो आपके लाइफ में एक अहम रोल अदा करे, जिससे आपका लाइफ पूरा स्पेंड हो सके बेहतर। तो आप ज्यादा अपने लाइफ पे फोकस करें, अपने स्टडी पे फोकस करें, अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है आप उस पे फोकस करें। देखिए, ये जो नया साल है आप नए सिरे से इसकी शुरुआत कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी त्रुटियां किए, आप पिछले साल जो भी मिस्टेक हुई आपसे, आप उस गलतियों को, उन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश कीजिए और फिर ऐसा कोशिश कीजिए कि वो दोबारा आपसे वो गलती ना हो। आपने जितना भी टाइम वेस्ट किया अब आपको नहीं करना है, ऐसा संकल्प कीजिए और एक निर्णय वहां पे आप गोल को निर्धारित कीजिए जिसके पीछे आपका पूरा ये समय व्यतीत हो, तो आप बेहतर बन सकते हैं। और देखिए, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बेहतर है कि आप पहले आप उसको एक गोल निर्धारित कीजिए उसका, कि हमें किस हद तक जाना है, हमें किस लाइन में जाना है। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, फौजी बनना है, जो भी मतलब, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एक आपको गोल निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें इस काम को करना है। और आपका जितना भी समय है, आप जो भी बनना चाहते हैं, आप उसके प्रति पूरा लगाइए उस समय को। आप समय को वेस्ट ना कीजिए। यदि आप गोल निर्धारित करेंगे तो लाइफ में बिल्कुल सक्सेस होंगे। आप उसके प्रति चलेंगे, आप समय को वेस्ट नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में आप जरूर सक्सेस होंगे। तो मैं इन्हीं सारी बातों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इस नए साल पे। और देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है हम उस पर अब चर्चा करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, केमिकल काइनेटिक्स, यानी जो रसायन बलगतिकीय होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसका आज हम लेकर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्या, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और भी इसमें टॉपिक है, उसमें और भी टॉपिक है आपका द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम, यानी द लॉ ऑफ मास रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हमें आज इस वीडियो में 2-3 टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप समझेंगे तो आपको जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको आपको सॉल्व करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल मतलब मिस मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, कहीं भी मतलब भगाना नहीं है आपको। पूरा एकदम एक एक लाइन देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि आपको इस चैप्टर से बहुत अच्छे से सीखना है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक एक टॉपिक को, तब जाकर के आप बेहतर कर सकते हैं। और जब आप बेहतर करने की कोशिश ही कर रहे हैं तो बिल्कुल मन से कीजिए, जिससे कि आपका नंबर बेस्ट है। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने डायरेक्ट टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है आज का, देखिए, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखिए, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यहाँ क्या आपने देखा कि जो यहाँ पे इसके अभिकारक है, जो अभिकारक अणुओं की संख्या है, यही क्या है, अभिक्रिया की आणविकता है। ठीक है, तो यहाँ पे
देखिए एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे संतुलित अभिक्रिया क्या है और उसमें जो अभिकारक है वो क्या है, इन सारी चीजों को आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। चलिए मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर देखिए किसी संतुलित अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 1, 2 या 3 होने के अनुसार अभिक्रियाएं क्रमशः एक अणु, द्वि अणु या त्रि-अणु होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए बेहतर समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एक तरफ रिएक्टेंट को और दूसरी तरफ लिखा है हमने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। यही क्या है, अभिकारक है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे उत्पाद है। ठीक है, यहाँ पे यही क्या है, आपका अभिकारक है और उत्पाद है। देखिए आपने ऊपर क्या लिखा है डेफिनेशन में कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रारंभिक पद होता है ना, वही क्या होता है, उसका अभिकारक होता है। ठीक है, और उसमें जितने भी भाग लेने वाले अणु होंगे उन्हीं को बोला जाता है अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अभिकारक देख रहे हैं या अभिकर्मक बोल रहे हैं उसको, वही क्या है, अभिक्रिया की आणविकता है। यानी यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, तो इसमें अभिकारक ये है। और हमें टोटल जितना भी यहाँ पे फोकस करना है, हमें वो किस पे करना है, अभिकारक पे। ठीक है, कि अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है और वही क्या होगा, उस अभिक्रिया की आणविकता होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम एग्जांपल से अच्छे से यहाँ पे समझेंगे कि जो यहाँ पे AgNO3 है और प्लस NaCl है, ये क्या है, अभिकारक है, और जो इधर है वो क्या है, उत्पाद है। देखिए ध्यान से, जो हमने इधर अभिकारक लिखा है यही क्या है, अभिकारी, यानी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, यानी क्या है, अभिक्रिया की आणविकता है। तो हमें यहाँ पे काउंट करना होता है, कि देखना होता है कि यहाँ पे कितने यहाँ पे अभिकारक अणु है। ठीक ना, तो देखिए एक ये है और एक ये है, यानी इसमें क्या आप बताएंगे कि इसमें अभिकारिक अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, द्वि अणु। ठीक ना, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या अगर 2 होगा तो द्वि अणु बोलेंगे, अगर 1 होगा तो एक अणु बोलेंगे, अगर 3 होगा तो त्रि-अणु बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि इसमें जो भाग लेने वाले हैं वो कितने हैं, अभिकारक अणुओं की संख्या 2 है, इसलिए क्या है, द्वि अणु अभिक्रिया है। ठीक है, यानी बाई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ पे देखिए हमने अभिकारक है, अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ फोकस करना है किस पे, रिएक्टेंट पे, अभिकर्मक पे या अभिकारक पे। तो अभिकारक की जो संख्या है ना, वही क्या होगी, अभिक्रिया की आणविकता होगी। तो यहाँ पे अभिकारक की संख्या कितनी है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, यहाँ भी अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये भी क्या, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अणु, यानी क्या है, 1 है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 1 अणु बोलेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 2NO + O2 रिएक्ट यहाँ करेंगे तो बनाएंगे 2NO2। देखिए हम यहाँ पे आपको रिएक्शन करना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको यहाँ पे बस इतना ही बता रहे हैं कि अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकाली जाएगी। तो टोटली समझिए कि जो अभिक्रिया की आणविकता हम निकालेंगे तो सिर्फ जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है उसके अभिकारक के अणुओं की संख्या पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि जब अभिकारक अणुओं की संख्या 1 होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 1 अणु बोलेंगे। ठीक है, यानी यूनिमॉलिक्यूलर बोल देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, यानी देखिए इसकी संख्या 1 है और यहाँ पे 2 है ना,
यानी 2 या 9, यानी इसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो 1 और 2, सॉरी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिअणु। ठीक ना, त्रिअणु। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको कि अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकाला जा रहा है। केवल हम उसके अभिकारक अणुओं की संख्या पे ही फोकस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, CH3COO C2H5 प्लस H2O। इससे जब यह क्रिया करता है तो यहाँ पे इसको हीट किया जाता है। ठीक है, हीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है, यहाँ पे CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड और क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल बनाता है। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या 1 है और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे इसमें जो अभिकारक अणुओं की संख्या होगी वो कितना होगी, तो यहाँ पे 2 होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाईमॉलिक्यूलर बोलते हैं, बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, यहाँ पे बाईमॉलिक्यूलरिटी भी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपने क्या सीखा कि अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या बताया कि किसी संतुलित रासायनिक के अभिक्रिया जो है उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखा कि कैसे हम अभिक्रिया की आणविकता को निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम, यानी द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, क्या होता है द लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका डिफिनीशन, अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी आप फिर देखिए, अभिक्रिया की दर यानी जो उसकी रेट है, वेग है, उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसी को क्या बोला जाता है, द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम बोला जाता है, यानी द लॉ ऑफ मास एक्शन बोला जाता है। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे अभिकारक जो लेते हैं A प्लस B। ठीक है, और ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, यही क्या है, अभिक्रिया का जो अभिकारक है यही है। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है इसके नियम को, यानी दर नियम समीकरण को निकालना है, दर नियम समीकरण को निकालना है। ठीक है, इसमें कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे R और यहाँ पे गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी R प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, सांद्रता A लिखेंगे और फिर सांद्रता B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर हम यहाँ पे R और समानुपाती को अब हम बराबर लिखेंगे। ठीक है, जब बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे नियतांक क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम जैसे दिया है ऐसे ही लिख देंगे, यानी जैसे दिया है ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यही क्या होता है, यही द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम होता है, यही क्या होता है, दर नियम समीकरण होता है, इसी को निकालना होता है। ठीक है, तो आपने देखा अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए A प्लस B यानी प्रोडक्ट हमने लिख दिया। फिर यहाँ देखिए जो R है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, अभिकारक की जो अभिकारक की यहाँ पे जो सांद्रता होगी उस पे, और यहाँ पे देख रहे हैं आप, अब हम निकाल रहे हैं क्या, दर नियम समीकरण। तो जब हम R प्रोपोर्शनल टू A सांद्रता B सांद्रता हमने लिखा है इनटू, तो हमने यहाँ पे देखिए फिर हमने R इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल जो है उसको हम क्या यहाँ पे अब क्या रखेंगे, बराबर रख दिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे K नियतांक होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो समानुपाती जो उसकी सांद्रता A होगी इनटू सांद्रता B। ठीक ना, तो यही होता है दर नियम समीकरण। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट और भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे उसका जो सैंपल बताया, अब मैं यहाँ पे कंपाउंड लेकर के आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे
4HBr प्लस ऑक्सीजन, ये जब रिएक्ट करता है तो बनाता है H2O और प्लस 2Br2 बनाता है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब हमें इसमें क्या करना है, दर नियम समीकरण को निकालना है। तो इसमें हम ठीक उसी प्रकार निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दर नियम समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, हम यहाँ पे R प्रोपोर्शनल क्या लेंगे, यहाँ पे HBr। ठीक है, किसको लेंगे हम, HBr, और फिर यहाँ पे हम लेंगे O2 को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, क्यों, और देखिए यहाँ पे हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी संख्या 1 है, तो 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके आगे क्या है, 4 है, यानी गुणांक है, यही गुणनफल है। ठीक है ना, यही। अब ये क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लिख दें, एक घातों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए R इक्वल टू, अब हम इसको क्या लिखेंगे, K नियतांक से। अब यहाँ पे लिखेंगे HBr, और इसमें कितना है प्लस 4, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, घात जो है ये गुणन, जो यहाँ पे गुणनफल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, तो घात के रूप में। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम बस इतना ही लिखेंगे, R इक्वल टू K और सांद्रता HBr, और इस पे जो घात रहेगा वो कितना होगा, 4। यहाँ पे जितना भी इसकी संख्या होगी वही उसका घातांक हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ इसके आगे भी 2 होता तो हम यहाँ भी 2 लिखते। ठीक है, अब हम इसको नीचे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें हम 1 से गुणा करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, हमारे मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जितना हमारा यहाँ पे मान रहेगा बस उतना ही रहेगा। ठीक है, सोचने वाली बात यहाँ पे बस थोड़ा सा इसमें यही है कि के कहां से आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, और यहाँ पे नियतांक क्या आ जाएगा, के। ठीक है, तो ये रहा अभिक्रिया यानी द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या होती है अभिक्रिया की कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, तो इस पे भी आप फोकस करेंगे बहुत ज्यादा। देखिए क्या है इसका डेफिनेशन, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम में, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एग्जाम्पल से अब हम समझेंगे इसको कि अभिक्रिया की कोटि को कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे फिर हमें प्राप्त हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ पे कैसे निकालना है अभिक्रिया की कोटि, यहाँ पे हमें जानना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, करना क्या होता है, हमें देखिए यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c रहता है। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे हमने द्रव्य अनुपाती का जो नियम हमने यहाँ पे अप्लाई किया और वहां पे दर समीकरण को निकाला, ठीक उसी को फॉलो करते हुए हम अभिक्रिया की कोटि को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दर नियम समीकरण। ठीक है, अब दर नियम समीकरण कैसे निकाल रहे थे, तो क्या हम वहां पे ले रहे थे R इक्वल टू K, और K क्या है, एक नियतांक है, और हम यहाँ पे सांद्रता A लेंगे इनटू सांद्रता B लेंगे इनटू सांद्रता C। ठीक है, और इनके घातों को लिखेंगे। आप देखिए ये है, यानी जो यहाँ पे जो इसका गुणनफल होगा वही इसका क्या होगा, घातांक हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल ए, यानी यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ए हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी अभिक्रिया की कोटि को निकालेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब हम यहाँ पे ए बी सी और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया की
कोटि बराबर, अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या क्या निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर ए है प्लस यहाँ पे बी है प्लस सी है, ठीक है। तो यही है क्या, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी। यानी आपने क्या यहाँ पे देखा कि जो इसमें अभिकारक के सांद्रताओं के घातों का योग ही क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया है और इसके सांद्रताओं के ये जो सांद्रता है इसके घातों का योग क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो इस प्रकार से पहले हम दर नियम समीकरण को निकालते हैं और फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या निकालते हैं, अभिक्रिया की कोटि को निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे के क्या है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे, यानी सिंबल में यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे सिंबल में आर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, आर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, के बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका नियतांक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नियतांक हो जाएगा या स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा 3 टॉपिक आज के वीडियो में। और जो हमारा पहला टॉपिक था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन था, दूसरा द लॉ ऑफ मास सेक्शन था और तीसरा था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए आपको प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को बार बार रोक के देखिए, आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।